अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के आधार पे म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होती है। देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, इस तरह की म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप के हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिवली मैनेज फंड के बारे में। यहाँ पर एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहती है और वो फंड मैनेजर कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा निवेश करना है, मतलब कौन सी सिक्योरिटीज बाई करनी है, कौन सी सिक्योरिटीज सेल करनी है, टोटली डिसीजन वही फंड मैनेजर लेते हैं। डेडिकेटेड फंड मैनेजर का मेन जो गोल रहता है, किसी एक स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स में जितना रिटर्न मिलती है उससे ज्यादा रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जितना रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और मार्केट को अच्छी तरह फोरकास्ट भी करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर इंटेंसिवली रिसर्च करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने का मतलब है ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है, और ज्यादा ट्रेड करने का मतलब है एक्सपेंसेस भी हायर होने की संभावना होती है। इसीलिए इस तरह की म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरी टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वो पैसिव फंड है, यानी पैसिवली मैनेज फंड है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डेडिकेटेड फंड मैनेजर नहीं रहती और इसका पर्पस भी इस तरह नहीं रहता है कि मार्केट में जितना रिटर्न आती है उससे ज्यादा रिटर्न देना है, ये फोकस नहीं रहती है। यहाँ पर ये फोकस यही रहता है कि स्पेसिफिक इंडेक्स में जिस तरह रिटर्न होती है उसके सेम प्रोपोर्शन में रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स जिस तरह रिटर्न दे रही है उतनी रिटर्न भी अगर आ जाए तो खुश हो जाते हैं। इस तरह की म्यूचुअल फंड में कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड भी नहीं होती है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होती है। अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पैसिव फंड की एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो आप सुने होंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप टाइप के कंपनीज के बारे में। तो ये क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, मार्केट के कैपिटलाइजेशन के आधार पे, यानी एक कंपनी का मार्केट में कैपिटलाइजेशन कितनी है उसके ऊपर बेस करके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज बनाया जाता है। लार्ज कैप कंपनी कौन सी है? ये ऐसी कंपनीज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, जिसकी रैंक 1 से लेकर 100 तक होती है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो टॉप 100 कंपनीज है उसको हम लोग लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जिसकी रैंक 101 से लेकर 250 तक होती है, इस तरह की कंपनीज को मिड कैप कैटेगरीज कंपनी बोला जाता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जिसकी रैंक 251 या फिर उससे ज्यादा होती है उसको हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरीज कंपनी कहते हैं। अब बात करेंगे सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज कितनी होती है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं, 2017 में सेबी एक सर्कुलर लाई है जहां पर क्लियरली बोला गया है कि म्यूचुअल फंड का कैटेगरी और रैशनलाइजेशन किस तरह होगी। तो यहाँ पर बेसिकली 5 तरह का कैटेगरी होती है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो इक्विटी स्कीम है, इसकी भी 11 सब कैटेगरीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी डेब्ट स्कीम है, इसकी भी 16 सब कैटेगरीज होती है। तीसरी जो कैटेगरीज है हाइब्रिड स्कीम है, इसकी भी 6 सब कैटेगरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, इसकी भी 2 सब कैटेगरीज होती है। और आखिरी जो कैटेगरीज है अदर स्कीम है, जहां पर 2 सब कैटेगरीज होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी स्कीम के बारे में, जहां पे 11 सब कैटेगरीज होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड के सब कैटेगरीज है वो मल्टी कैप फंड है। ये ऐसा एक फंड है, अलग अलग कैप में निवेश किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इस तरह की कंपनीज में फंड को डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाता है। हर एक कैटेगरी में कम से कम 25% फंड निवेश किया जाता है। इस तरह की फंड का जो मेन पर्पस है वेल राउंडेड पोर्टफोलियो क्रिएट करे और अच्छा रिटर्न मिले। दूसरी सब कैटेगरी लार्ज कैप फंड है। नाम से ही पता चलता है जो टॉप 100 कंपनीज है यानी लार्ज कैप कैटेगरीज कंपनी है उसमें पैसा निवेश होती है। कम से कम फंड की 80% पैसा इस तरह की कंपनीज में निवेश होती है। इस तरह के फंड का जो मेन पर्पस है फंड में एक स्टेबल रिटर्न मिले और फंड की वोलेटिलिटी भी बहुत ही कम हो। नेक्स्ट जो फंड है लार्ज एंड मिड कैप फंड। देखिए, यहाँ पर नाम से ही पता चलता है जो फंड निवेश होती है वो लार्ज और मिड कैप कैपिटल कंपनीज में निवेश होती है। कम से कम फंड की 35% जो फंड है वो हर एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरीज में एलोकेट होती है। इसका जो मेन पर्पस है फंड में ग्रोथ भी दिखे और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी साइड बाय साइड मेंटेन हो, दोनों का प्रॉपर बैलेंस हो। नेक्स्ट मैं डिस्कशन करूंगा मिड कैप फंड के बारे में। नाम से ही पता चलता है यहाँ पर जो भी फंड होती है वो मिड कैप कैटेगरीज कंपनी में निवेश होती है।
ये वही कंपनी है जिसकी रैंक 101 से लेकर 250 के अंदर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, और कम से कम टोटल फंड का 65% अमाउंट इस तरह की मिड कैप कैटेगरीज कंपनी में निवेश होती है। इस तरह की फंड में थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होती है, लेकिन इसका मेन पर्पस रहता है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिलवाने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड। नाम से ही पता चलता है इस तरह की फंड में जो पैसा निवेश होता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज में निवेश होती है, जिसकी रैंक 251 या फिर उससे ज्यादा होती है। कम से कम फंड की 65% फंड इस तरह की कंपनीज में निवेश होती है। इस तरह की फंड में ज्यादा रिस्क होती है और लंबे समय तक ज्यादा रिटर्न आने का भी संभावना होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। यहाँ पर फंड उसी कंपनी में उसी स्टॉक में निवेश की जाती है जो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देती है। तो कम से कम फंड की 65% इक्विटी में निवेश किया जाता है और इस तरह की फंड की इनकम जनरेट करने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड के बारे में। देखिए वैल्यू फंड, यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज की जाती है और कम से कम टोटल फंड का 65% इक्विटी में निवेश किया जाता है। वैल्यू फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होती है ये उसी स्टॉक में पैसा निवेश किया जाता है जिसकी प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम होती है। कॉन्ट्रा फंड ऐसा एक फंड है जो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी यूज होती है। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी का मतलब है विपरीत स्ट्रेटेजी, यानी मार्केट ट्रेंड जिस तरह चलती है उसकी विपरीत ये स्ट्रेटेजी काम करती है और यहाँ पर कम से कम टोटल फंड का 65% इक्विटी में निवेश की जाती है। नेक्स्ट फंड है फोकस फंड। नाम से ही पता चलता है यहाँ पर मैक्सिमम 30 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके यानी फोकस करके निवेश किया जाता है। यहाँ पर भी टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 65% इक्विटी में निवेश किया जाता है। इसका जो मेन पर्पस रहता है एक हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो बनाने का। इसके बाद मैं बात करूंगा सेक्टरल और थीमेटिक फंड के बारे में। नाम से ही पता चलता है यहाँ पर फंड किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या फिर थीम में निवेश किया जाता है और कम से कम टोटल फंड का 80% इक्विटी में निवेश होती है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा निवेश किया जाता है, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम होती है, इसीलिए इस तरह की फंड में रिस्क भी ज्यादा होने की संभावना है। नेक्स्ट जो फंड है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट ELSS कहते हैं। इस तरह की फंड में कम से कम टोटल फंड का 80% पैसा इक्विटी में निवेश की जाती है और इस तरह का फंड का 3 साल का लॉक इन होती है, यानी 3 साल पहले आप अपना फंड को रिडीम नहीं कर सकते हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलती है। सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 रुपया तक टैक्स डिडक्शन की बेनिफिट मिलती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। नाम से ही पता चलता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह पे पैसा निवेश किया जाता है। टोटल फंड का 65% इक्विटी में निवेश होती है और निवेश करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी यहाँ पर एक डायनामिक एलोकेशन होती है, कोई फिक्स्ड एलोकेशन नहीं रहती है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का डेप्थ स्कीम के बारे में बताऊंगा और जैसे कि मैंने कहा इसका 16 सब कैटेगरीज है। हर एक कैटेगरी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो सब कैटेगरी है वो है ओवरनाइट फंड। यहाँ पर फंड एक दिन के लिए निवेश किया जाता है सिक्योरिटीज मार्केट में, वो भी सबसे कम रिस्क में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी है लिक्विड फंड, जहां पर फंड को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 91 डेज के लिए इन्वेस्ट करके रखा जाता है। इसी तरह इस फंड में शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंड है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। यहाँ पर फंड को इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो मेंटेन की जाती है जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 to 6 मंथ होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड नाम से ही पता चलता है यहाँ पर जो मैच्योरिटी टारगेट होती है 6 से 12 महीने का, इसके हिसाब से फंड में पैसा निवेश किया जाता है। नेक्स्ट सब कैटेगरी है मनी मार्केट फंड। यहाँ पर फंड को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके रखा जाता है, वो भी मैक्सिमम 1 साल तक। नेक्स्ट सब कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। यहाँ पर फंड को 1 से 3 साल तक ड्यूरेशन में निवेश करके रखा जाता है। इसी तरह फंड का शॉर्ट टर्म गोल अचीव किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मीडियम ड्यूरेशन फंड के बारे में। यहाँ पर फंड को 3 से 4 साल के लिए निवेश करके रखा जाता है। और इसके बाद बताऊंगा मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। यहाँ पर फंड को 4 से 7 साल के लिए निवेश करके रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बारे में। इस तरह की फंड में 7 साल से भी ज़्यादा समय के लिए पैसा को निवेश करके रखा जाता है और इस तरह की फंड में हायर इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी रहता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के लिए होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डायनामिक बॉन्ड फंड के बारे में। डायनामिक नाम से ही पता चलता है इस तरह की फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट व्यूज के आधार पे अलग अलग समय के लिए इस तरह की फंड में बॉन्ड में पैसा निवेश किया जाता है।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है। उस तरह की कॉर्पोरेट का बॉन्ड्स जो हाई रेटेड बॉन्ड्स होती है। हाई रेटेड का मतलब है AA+ या फिर उससे ज़्यादा रेटिंग, और यहाँ पर टोटल फंड का कम से कम 80% फंड निवेश किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। यहाँ पर फंड इसी तरह बॉन्ड में निवेश किया जाता है जिसकी रेटिंग AA या फिर उससे कम है, यानी लो रेटेड जो बॉन्ड्स है उसमें पैसा निवेश किया जाता है ताकि इस तरह की बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न मिले। कम से कम टोटल फंड का 65% इस तरह की बॉन्ड में पैसा निवेश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंड है बैंकिंग एंड PSU फंड। देखिए यहाँ पर कम से कम टोटल फंड का 80% फंड बैंक, PSU या फिर PFI का जो डेप्ट होती है उसमें निवेश किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गिल्ट फंड के बारे में। देखिए इस तरह की फंड में टोटल फंड का कम से कम 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, और इस तरह की फंड में बहुत ही नेग्लिजिबल क्रेडिट रिस्क होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। नेक्स्ट मैं आपको गिल्ट फंड विद 10 इयर्स कांस्टेंट ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगा। ये भी एक गिल्ट फंड की तरह ही है, लेकिन इसका जो टोटल मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है वो 10 साल के लिए होती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट जो फंड है वो फ्लोटर फंड। इस तरह की फंड में टोटल फंड का कम से कम 65% फंड फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है ताकि यहाँ पर राइजिंग रेट्स का बेनिफिट मिले। नेक्स्ट मैं आपको सेबी के रेगुलेशन का थर्ड जो कैटेगरी है हाइब्रिड स्कीम, इसके बारे में बताऊंगा। इसका भी 6 सब कैटेगरीज है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कैटेगरीज है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। देखिए यहाँ पर टोटल फंड का 75 to 90% डेप्ट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और 10 से 25% इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी है बैलेंस हाइब्रिड फंड। तो बेसिकली इस तरह के फंड में इक्विटी और डेप्ट में किसी भी तरह की आर्बिट्रेज किए बिना फंड को बैलेंस करके इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर अप्रॉक्स 40 to 60% इक्विटी में और 40 to 60% डेप्ट में पैसा निवेश किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस तरह की फंड में 65 to 80% इक्विटी में निवेश होती है और 20 to 30% डेप्ट कैटेगरी में निवेश होती है। इक्विटी में ज़्यादा पैसा निवेश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले, इसीलिए इसका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए डायनामिक नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर जो इक्विटी और डेप्ट में इन्वेस्ट होती है इसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता, इसको डायनामिकली मैनेज की जाती है। 0 से लेकर 100% तक कोई भी परसेंटेज इक्विटी में निवेश होती है और कोई भी परसेंटेज डेप्ट मार्केट में निवेश होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। देखिए मल्टी एसेट नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर किसी एक एसेट में फंड एलोकेट नहीं किया जाता है। यहाँ पर कई तरह का एसेट एलोकेशन किया जाता है, जैसे इक्विटी में, डेप्ट में, गोल्ड में। इस तरह की फंड में कम से कम 3 एसेट क्लास लेना पड़ेगा और हर एक कैटेगरी में कम से कम 10% फंड को निवेश करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आर्बिट्रेज फंड के बारे में। देखिए आर्बिट्रेज होता है कि दो मार्केट का प्राइस का जो डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट मार्केट होती है, कैश मार्केट और एक डेरिवेटिव मार्केट। दोनों मार्केट का प्राइस का डिफरेंस कुछ ना कुछ होते रहता है और उस प्राइस का डिफरेंस से फंड को ग्रो किया जाता है। इस तरह की मार्केट में कम से कम 65% इक्विटी में पैसा निवेश किया जाता है। और इसके बाद मैं लास्ट जो कैटेगरी है उसके बारे में बताऊंगा, जो है इक्विटी सेविंग्स फंड। देखिए यहाँ पर फंड को इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेप्ट मार्केट में कंबाइन करके निवेश किया जाता है। कम से कम इक्विटी मार्केट में टोटल फंड का 65% निवेश किया जाता है और डेप्ट मार्केट में मिनिमम 10% फंड को निवेश किया जाता है। अब मैं आपको सेबी का रेगुलेशन के हिसाब से फोर्थ जो कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, उसके बारे में बताऊंगा। इसकी भी 2 सब कैटेगरी है। इस कैटेगरी में सबसे पहला जो सब कैटेगरी है वो रिटायरमेंट फंड है। चलिए रिटायरमेंट फंड के बारे में बात करते हैं। ये एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जहां पर एक लॉक इन पीरियड भी होती है। 5 इयर्स या फिर रिटायरमेंट एज, इन दोनों में से सबसे पहले जो आती है उतने दिन का लॉक इन पीरियड होती है, यानी उतने दिन तक फंड को इनकेस नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म समय के लिए पैसे को निवेश करना और रिटायरमेंट के लिए कॉर्पोरेट्स को एक्वायर करके एक बड़ा फंड क्रिएट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी है चिल्ड्रंस फंड। ये भी एक ओपन एंडेड फंड है और इस तरह के फंड को चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए क्रिएट की जाती है। इसमें भी एक लॉक इन पीरियड होती है कम से कम 5 साल, या फिर जिस चिल्ड्रन के नाम पे ये फंड ली जा रही है वो जब तक ना मेजोरिटी बनती है यानी 18 साल उम्र तक अटेंड करते हैं, इन दोनों में जो सबसे कम होती है उतने दिन तक इसका लॉक इन पीरियड रहती है। इस तरह का फंड क्रिएट करने का जो मेन पर्पस है चिल्ड्रन के लिए कॉर्पस बिल्ड करना,
क्योंकि फ्यूचर्स में जो नीड्स होती है, जैसे कि बच्चे का पढ़ाई करवाना, इस तरह के जो नीड्स है उसको फुलफिल की जाए। सेबी रेगुलेशन का जो आखिरी कैटेगरी है, जिसको आदर्श स्कीम कहा जाता है, जिसमें 2 सब कैटेगरी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है इंडेक्स फंड और ईटीएफ। देखिए, इस तरह की फंड बेसिकली इंडेक्स बेस्ड फंड होती है, जैसे कि निफ्टी 50 इस तरह की फंड में निवेश की जाती है। कम से कम टोटल फंड का 95% इंडेक्स सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश की जाती है। और इसकी आखिरी सब कैटेगरी है फंड ऑफ फंड, यानी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश की जाए, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड कहा जाता है। अब ये इंटरनेशनली भी हो सकती है या फिर डोमेस्टिकली भी हो सकती है। यहाँ पर टोटल फंड का कम से कम 95% अंडरलाइंग फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं आपको और भी कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के बारे में, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एफएमपी कहते हैं। ये बेसिकली एक क्लोज एंडेड डेट फंड है। इस म्यूचुअल फंड की पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश होती है, जैसे कि बॉन्ड्स पे, ट्रेजरी बिल पे, और ऐसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश होती है जिसकी मैच्योरिटी डेट म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी डेट के साथ लगभग सेम होती है। उसके साथ मैच करके इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह की म्यूचुअल फंड का जो मेन पर्पस है, स्टेबल रिटर्न जनरेट करना और इंटरेस्ट रेट रिलेटेड जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करना, क्योंकि इसकी जो पोर्टफोलियो बनती है उसका मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी के साथ लगभग सेम होती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह की म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की कोई एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में बताऊंगा आपको टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड है, जैसे कि ईटीएफ, इंडेक्स फंड जैसी है, और इस तरह की म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक डेट इंडेक्स को ट्रैक करती है और इसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट भी होती है। ये बेसिकली पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है और बेसिकली बॉन्ड्स में पैसा निवेश करके इसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसकी मैच्योरिटी डेट फंड की जो टारगेट मैच्योरिटी डेट उसके साथ सेम होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क है उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड। देखिए, ये क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स है। बेसिकली नाम से ही पता चलता है कि इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की फंड को बनाया जाता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। इसीलिए इसका मेजॉरिटी अमाउंट यानी मैक्सिमम अमाउंट हाई रेटेड डेब्ट सिक्योरिटीज में पैसा निवेश होती है। ये करीबन 80% है। तो आप समझ सकते हैं फंड की 80% पैसा हाई रेटेड डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश होती है ताकि इन्वेस्टर का कैपिटल सेफ रहे, और बाकी जो 20% पैसा वो इक्विटी में निवेश होती है ताकि फंड की एडिशनल ग्रोथ हो। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड के बारे में। इन शॉर्ट इसको हम लोग आईडीएफ कहते हैं। ये भी एक क्लोज एंडेड फंड है, और इस तरह की म्यूचुअल फंड का जो फंड है बेसिकली प्रोजेक्ट्स, एसपीवीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का जो डेब्ट सिक्योरिटीज है उसमें निवेश किया जाता है। कम से कम टोटल फंड की 90% डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश की जाती है। तो बेसिकली इस तरह का जो म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डिजाइन की गई है। मिनिमम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता है इसमें, ताकि इन्वेस्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा निवेश करके एक अच्छा रिटर्न मिले। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के बारे में। इन शॉर्ट इसको हम लोग REMF कहते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी होती है। तो ये जो फंड है बेसिकली रियल एस्टेट रिलेटेड एसेट में पैसा निवेश की जाती है, जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स में, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जिसको हम लोग REITs कहते हैं, या फिर मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज में पैसा निवेश किया जाता है। आपको तो पता ही है रियल एस्टेट सेगमेंट की एक एक्सपोजर होती है, अच्छा खासा ग्रोथ होती है, ताकि कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट प्रॉपर्टी में पैसा निवेश ना करके, फिजिकली कोई प्रॉपर्टी को मैनेज ना करके रियल एस्टेट सेगमेंट की जो ग्रोथ है उसकी बेनिफिट ले सके। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की नए फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट बीटा फंड के बारे में। देखिए, स्मार्ट बीटा फंड जो है एक हाइब्रिड फंड है, और ये एक्टिव मैनेज फंड और पैसिव मैनेज फंड की मिक्स है, यानी दोनों को कंबाइन करके इस तरह की फंड को बनाया जाता है। पैसिव फंड में जैसे कि इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर इस फंड में इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है। तो इंडेक्स बेसिकली स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की नहीं होती है। यहाँ पर इंडेक्स के लिए रूल बेस्ड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यूज की जाती है, जैसे कि क्वालिटी, वैल्यू, और उसके साथ साथ लो मार्केट वोलेटिलिटी को भी चेक किया जाता है। ये सब ट्रैक करके फंड को इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे स्टॉक को चूज किया जाता है। इसी तरह इस फंड का जो मेन पर्पस रहता है, जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड इंडेक्स फंड जो होती है उससे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवरी करने के लिए इस तरह की फंड को यूज की जाती है। नेक्स्ट फंड में आपको बताऊंगा क्वांट फंड के बारे में। देखिए, इस तरह के फंड में क्वांटिटेटिव मॉडल्स की यूज की जाती है या फिर एल्गोरिदम्स यूज की जाती है। मतलब ये ऑटोमेटेड होता है।
किसी भी तरह की इस फंड में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन ली जाती है वो ऑटोमेटेड किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की ह्यूमन इमोशन काम नहीं करती, क्योंकि पूरा प्रोसेस सिस्टम के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर एक कंप्यूटर मॉडल्स को बनाती है जो ऑटोमेटिकली स्टॉक को चूज करती है अलग अलग प्री डिफाइंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे कि मार्केट मोमेंटम कैसी है, मार्केट की अर्निंग सरप्राइजेस क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन किस तरह हो रही है। तो इन सारी चीज को बेस करके ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम या फिर क्वांटिटेटिव जो मॉडल्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, वो अपने आप डिसीजन लेती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कौन सी स्टॉक लेनी है। इन सारे चीज को फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इमोशन काम नहीं करती। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल REIT। REIT का मतलब है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक्चुअली बेसिकली लास्ट में मैंने बताया था कुछ आदर्श स्कीम के बारे में, कैटेगरी के अंडर आती है। ये जो स्कीम है सितंबर 2025 में सेबी ने इसको अपडेट की है और इसको रीक्लासिफाई की है। इसको आदर्श कैटेगरी में काउंट नहीं की जाती। इसको म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए इक्विटी के हिसाब से क्लासीफाई की जाती है। इसका मतलब यही है, इस तरह की फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली इक्विटी एलोकेशन के अंदर होती है। इसी तरह इस फंड को बूस्टिंग भी मिलती है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलती है। और मैं आखिर में आपको न्यू टाइप जो फंड बताऊंगा वो है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। इन शॉर्ट इसको हम लोग SIF कहते हैं। 2025 में सेबी इसको लॉन्च की है और इस तरह की फंड का पैसा निवेश करने के लिए एक नया एसेट क्लास बनाया जाता है, यानी म्यूचुअल फंड और PMS को दोनों को कंबाइन करके एक न्यू एसेट क्लास बनाई जाती है, उसमें पैसा निवेश होती है। तो बेसिकली जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है उसके लिए इस तरह की फंड बनाया जाता है। मतलब इसको ना आप म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, ना इसको PMS कह सकते हैं। इन दोनों एसेट इन्वेस्टमेंट का मिक्स है जो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें निवेश करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटेजी यूज होती है। ये बेसिकली डिपेंड करती है कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है, क्या मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट गिर रही है। और यहाँ पर एक चीज आपको बताना बहुत ही जरूरी है, इस तरह की फंड जो है वो डेरिवेटिव में भी निवेश की जाती है। नॉर्मली आमतौर पर हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल जो म्यूचुअल फंड है, इस तरह की म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव में पैसा कभी निवेश नहीं होती है। लेकिन ये एक लौती फंड है, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। यहाँ पर पैसा डेरिवेटिव मार्केट में भी निवेश होती है। अब मैं आपको इस चैप्टर का एजेंडा का आखिरी टॉपिक उसके बारे में बताऊंगा, इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ पता करना बहुत ही जरूरी है। इसकी मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं, म्यूचुअल फंड इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है और उसके साथ साथ ये सेफ भी है। तो चलिए ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे AUM के ऊपर। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए, इंडिया में म्यूचुअल फंड की जो AUM है उसकी अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2015 में 11.89 लाख करोड़ की AUM थी। मार्च 2025 में AUM बढ़कर 66.70 लाख करोड़ की AUM बन गई। यानी लास्ट 10 साल का अगर ग्रोथ रेट चेक करें तो 18.82% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रेट में AUM का ग्रोथ देखने को मिली। इसीलिए इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फोलियोज के ऊपर। मार्च 2010 में 4.80 करोड़ की फोलियोज थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा थी। मार्च 2025 में फोलियोज बढ़कर 23.45 करोड़ की फोलियोज बन गई। अगर ग्रोथ रेट देखें तो पर ईयर 11% से भी ज़्यादा फोलियोज की ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड की शेयरिंग कितनी है। देखिए, मार्च 2016 में ये करीबन 10% थी, जो मार्च 2017 में बढ़कर 12% हो गई और मार्च 2018 में और बढ़कर 14% हो गई। यानी हर साल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने का जो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें ग्रोथ देखने को मिली। इसीलिए मैं कहा कि म्यूचुअल फंड इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं और इसका परसेंटेज हर साल इंक्रीज हो रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर हो रही है। जैसे कि म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयरिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक उसकी ऑपोजिट बैंक डिपॉजिट्स में हो रही है। यानी इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में बैंक डिपॉजिट्स का जो शेयरिंग है वो धीरे धीरे घट रही है। मार्च 2016 में 71% थी, वो घटकर मार्च 2017 में 69% हो गई और मार्च 2018 में और घटकर 65% बन गई। अब मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल मार्केट में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है।
अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रोथ काफी अच्छी है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दुनिया में मार्केट शेयर 2008 में 0.33% थी, जो बढ़कर 2018 में 0.60% बन गई। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के बारे में। आपको पता है आज के दिन में इंडिया में एसआईपी एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल्स है। काफी ज्यादा लोग पैसा इसमें निवेश करते हैं। जो लोग छोटे इन्वेस्टर है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो थोड़े थोड़े करके सेविंग्स करके हर महीने थोड़े थोड़े करके एसआईपी में निवेश करते हैं। तो एसआईपी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है और इसका ग्रोथ भी काफी अच्छा है। देखिए मार्च 2019 में एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन थी 8055 करोड़ की थी। जनवरी 2025 में एसआईपी का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 26,400 करोड़ की बन गई। तो आप समझ सकते हैं एसआईपी कंट्रीब्यूशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेरीज है, डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।